सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था और एक वीडियो उससे पहले हमने डाली थी राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के समय आई चुनौतियाँ, और कल हमने पढ़ा था कि भारत देश की शासन व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार है, कैसे कैसे शक्तियों का विभाजन किया गया है, कैसे कैसे राज्यों में, जिलों में, गाँवों में, कस्बों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है। आज हम चलते हैं उस ही दौर में आगे। आज का क्वेश्चन है हमारा पहला, कानून निर्माण प्रक्रिया। क्या है कानून निर्माण प्रक्रिया? जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से आज के युग में व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगर कहीं ना कहीं कानून नहीं हो तो हम पूरे देश में या जिस स्थान पर भी हम रहते हैं वहाँ अव्यवस्थित का या अव्यवस्था का अनुभव करेंगे। तो इसलिए उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने हेतु, देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने हेतु एक नियमावली की आवश्यकता होती है, और वह नियमावली है हमारा क्या? कानून। चलते हैं कि कानून का निर्माण हमारे देश में किस प्रकार किया जाता है और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो चलते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश के प्रमुख कार्यों में या देश को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण योगदान हमारी संसद निभाती है। जैसा कि आप सभी को विदित है, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं संसद के? 3 अंग होते हैं। तो 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है विधायिका। क्या नाम है? विधायिका। जिसका दूसरा नाम है व्यवस्था विकार। फिर है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। यहां तक क्लियर कि कानून निर्माण प्रक्रिया में संसद होती है। संसद के भी 3 अंग महत्वपूर्ण होते हैं। संसद के 3 अंग में पहला है विधायिका, जिसको हम बोलचाल में व्यवस्था विकार भी कहते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। अब देखिए ये किस प्रकार अपने व्यवस्थित तरीके से कार्य करते हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं एक चीज, और आप ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए कि भारत में शक्तियां कहीं भी एक स्थान पर केंद्रित नहीं होती है। शक्तियों का हमेशा बंटवारा किया जाता है। कहीं भी आप चलते चलिए, चाहे छोटी इकाई हो या बड़ी इकाई हो या सबसे बड़ी इकाई हो, कहीं भी शक्तियां किसी भी जगह पर एक स्थान पर केंद्रित या एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कानून बनाने के लिए अब ये इनके कार्यों में हम पढ़ते हैं, इन सभी के कार्य हैं ये अपना कानून बनाने में क्या क्या कार्य करते हैं। कानून का निर्माण करना। क्या करना? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका, कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? इस बनाए गए कानून को क्रियान्वित करना, या हम कहें कानून को लागू
करना। अब न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका इस बनाए गए कानून की देखरेख करती है। पुनः चलते हैं भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया। कानून निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान संसद का होता है। आगे चलते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, तीनों को व्यवस्थित तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है क्या? न्यायपालिका। विधायिका का दूसरा नाम है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका क्या करती है? देश को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ एक प्रणाली लागू करती है, उसे हम कानून बोलते हैं। और जो कानून का निर्माण करती है, कानून बनाकर एक तैयार करती है। हालांकि ये बात भी आप क्लियर मान लीजिए कि कानून तैयार होने के लिए उसे कुछ चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे साधारण विधेयक मान लें, धन विधेयक मान लें या और कोई भी विधेयक, वित्त विधेयक मान लें, ये सभी विधेयक जैसे उसी प्रकार चरणों से होकर गुजरते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, उसी भी प्रकार ये भी एक चरणों से होकर ही गुजरता है। परंतु हम यहाँ साधारण तरीके से पढ़ते हैं इसको। जो कानून बनाती है, अब कार्यपालिका इस कानून का क्या करती है? कार्यपालिका जो विधायिका ने कानून बनाया है, उस कानून को देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में एक छोटी से छोटी इकाई में उस कानून को क्रियान्वित करती है, अर्थात उस बनाए गए कानून को क्या करती है? लागू करती है। आगे चलते हैं। अब न्यायपालिका का क्या कर रहे हैं? इस बनाए गए कानून की देखरेख करती है, अर्थात सीधे शब्दों में हमें न्याय करना किसका कार्य होता है? न्यायपालिका का। अब एक चीज और आती है इसी में, जिसको अपन न्यायपालिका का मुख्य कार्य मानते हैं। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य उसको अपन कहते हैं विधायिका द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किया गया कानून अगर राज्यों के या नागरिकों के विरुद्ध हो तो उस कानून को निरस्त कर देती है। उस कानून को क्या कर देती है? निरस्त। इस प्रकार हमारे देश में कानून निर्माण प्रक्रिया का कार्य पूरा होता है। आगे चलते हैं। दोबारा एक बात पुनः सुनिए कि संसद का मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना, और भी बहुत कार्य होते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पढ़ना है कि कानून निर्माण प्रक्रिया। संसद के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। विधायिका का कार्य होता है कि देश के लिए कानून बनाकर तैयार करना, यहाँ पर कानून बना दिया जाता है। दूसरी जिम्मेदारी होती है कार्यपालिका की, जो ये विधायिका ने कानून बनाया है उस कानून को ये हमारे राज्यों में, जिलों में या भारत की
छोटी से छोटी इकाई में उसको क्रियान्वित करती है या उसको लागू करती है। न्यायपालिका का कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाया गया कानून और व्यवस्थापिका द्वारा क्रियान्वित किया गया कानून, उसकी देखरेख में जो जिसकी अगुवाई होती है वो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी किस व्यक्ति की होती है? हमारी न्यायपालिका की। अगर उसको लगता है कि ये कानून सही है, उसी के आधार पर न्याय करती है, दंड देती है, सजा सुनाती है, माफ करती है। एक और बात, इसका प्रमुख कार्य ये मानते हैं हम, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य ये होता है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किया गया कानून अगर किसी राज्य के विरुद्ध है या नागरिकों के विरुद्ध है तो उस कानून को निरस्त कर देती है। क्लियर? यहां तक आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मोस्ट क्वेश्चन मानते हैं इस साल की दृष्टि से, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट से आप क्या समझते हैं? वर्णन करो। साधारण अर्थों में अगर हम देखें, साधारण अर्थ में अगर हम देखें कि किस पर संकट पूछ रहा है? कि लोकतंत्र पर संकट। पहली बार भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट 25 जून 1975 को आया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आगे चलते हैं तो ये क्या होता है? संकट जैसे अपन मान सकते हैं कि आपत्ति का समय, कि जब किसी व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है या कोई संकट उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम कह सकते हैं आपत्ति या संकट। अब ऐसी लोकतंत्र के सामने किस प्रकार संकट आ सकता है, तो उसके लिए अपन चलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट। कि 25 जून 1975 में क्या हुआ था कि देश में इससे पहले महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जगह जगह हिंसक प्रदर्शन आंदोलन हुए, मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया था। तो अब मजदूरों के वेतन की बात आती है तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं पर निकल कर आता है, बंधुआ मजदूरी किसे कहते हैं? तो सीधी बात है 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है। इसे हम क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूरी। की 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कर सकते। अगर कोई कराता है तो वह कानून की दृष्टि में दोषी पाया जाता है। आगे चलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट क्या है? कि जब इंदिरा गांधी देश की सीएम प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने क्या किया? उनके शासनकाल में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि देश की शासन व्यवस्था डगमगा गई। और जब देश की शासन व्यवस्था डगमगा जाती है या लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। और आपातकाल की स्थिति में शक्तियां प्रधानमंत्री से छीनकर
राष्ट्रपति को दे दी जाती है। इसलिए इस कारण इसको अपन क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। आगे चलते हैं, आगे में क्या है कि जैसे ही आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन की ये शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 18 में दी गई है, अर्थात शक्तियां और भी दी गई है, सामान्यकालीन भी दी गई है राष्ट्रपति की और आपातकालीन भी दी गई है, परंतु हमको यहाँ आपातकालीन शक्तियां पढ़नी है। आपातकालीन शक्तियों में अपन जानते हैं कि अपन को क्या करना है, उसके लिए अपन प्रारंभ में लिखते हैं आपातकालीन उपबंध। अब आपातकालीन उपबंध अर्थात राष्ट्रपति की शक्ति है ये, तो राष्ट्रपति की शक्ति के तौर पर अपन पढ़े ये आपातकालीन शक्तियां हो गई जो संविधान के किसमें मौजूद है, भाग 18, जो 3 प्रकार से दी गई है। नंबर पहला अनुच्छेद 352, नंबर 2 अनुच्छेद 356, नंबर 3 अनुच्छेद 360। ये 3 है, तीनों आपातकालीन शक्तियां हैं। जैसे कि सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ये 3 हो चुके हैं। दोबारा सुनिए, आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की संविधान के भाग 18 में दी गई हैं। उनमें सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। आगे क्या होता है, अगर देश में किसी प्रकार की गंभीर समस्या है या किसी बाह्य देश का आक्रमण है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, जब देश की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में संघर्ष होता है या किसी और मुद्दे पर जनसंघर्ष उग्र हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा करते हैं, राज्य आपातकाल की घोषणा करते हैं। तीसरी स्थिति, चाहे देश हो या राज्य हो, देश हो चाहे राज्य हो, उन दोनों में, राज्य में या देश में, किसी भी प्रकार की पैसे संबंधी या अर्थव्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उस स्थिति में हम किसकी घोषणा करते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। आगे चलते हैं, एक बार करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट पहली बार कब आया था, संकट का समय मान लेते हैं अपन, पूछा जाता है पेपर में 25 जून 1900। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। जब पहली बार देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे चलते हैं, जब देश में किसी भी शासन व्यवस्था का संकट होता है या लोकतंत्र पर समस्या उत्पन्न होती है, देश की शासन व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है, तो हम उसे लोकतंत्र पर संकट कहते हैं। लोकतंत्र पर संकट के लिए भारतीय संविधान में
राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं जिन्हें हम आपातकालीन शक्तियां कहते हैं, अर्थात आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 में दी गई है। भाग 18 में जिनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल, तीसरी है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। जब देश में किसी प्रकार की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, सशस्त्र विद्रोह का माहौल उत्पन्न हो जाता है या किसी बाह्य देश द्वारा आक्रमण उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री से देश की समस्या नहीं सुलझे, उस पर अव्यवस्थाएं हो जाए, तो ऐसी स्थिति में शक्तियां छीनकर किसको दे दी जाती हैं? राष्ट्रपति को दे दी जाती हैं और देश में राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से घोषणा कर पूरी शासन व्यवस्था किसके हाथों में चली जाती है? राष्ट्रपति के हाथों में। दूसरा, ऐसी प्रकार जब एक राज्य का मुख्यमंत्री भी अपनी व्यवस्थाएं नहीं संभाल पाता है, अव्यवस्थित तरीके से हो जाती है, तो उन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए देश में राज्य आपातकाल की घोषणा की जाती है और राज्य आपातकाल की घोषणा के बाद देश की पूरी शासन व्यवस्था, राज्य की पूरी शासन व्यवस्था प्रधान मुख्यमंत्री से छीनकर राष्ट्रपति को दे दी जाती है। नेक्स्ट, देश या किसी राज्य में वित्त संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और वित्तीय आपातकाल के बाद देश में अर्थव्यवस्था संबंधी समस्याओं को सुलझाया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, इन तीनों स्थितियों में लाभ में नोट डालेंगे। नोट में जानते हैं, अगर राज्य, देश या फिर इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो प्रधानमंत्री, पहले के राज्य लिखा है इसलिए हमने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से कार्यभार छीनकर शक्तियां किसको दे दी जाती है? राष्ट्रपति को दे दी जाती है। जब अब पूरे देश की शासन व्यवस्था किसके हाथों में हो गई? सेना शासन माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, इसलिए अब वह पूरी शक्तियों का संचालन स्वयं अपने हाथों से करता है और पूरी देश की व्यवस्था उसके हाथों में चली जाती है। ऐसी स्थिति में एक और समस्या उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, आपातकाल के समय वे छीन लिए जाते हैं। दूसरी और सबसे बड़ी बात कि जब कभी भी स्थिति सामान्य होती है, आपातकाल के बाद जैसी स्थिति सामान्य होती है, तो इसके लिए पुनः चुनाव कराए जाते हैं और पुनः चुनाव के बाद एक नए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। अब वहां पर वो अपने तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कानून बनाता है, चलाता है और देश की व्यवस्थाओं को संभालता है। आगे चलते हैं।
आज का अपना लास्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, जैसा कि आप सभी ने जाना होगा कि भारत देश की न्यायपालिका स्पष्ट होती है, स्वतंत्र होती है, और आपने टीवियों में देखा होगा, टेलीग्रामों में दुनिया भर के सीरियल चल रहे हैं आजकल, तो वहाँ न्यायपालिका की एक मूर्ति बताई गई है, उसके एक हाथ में तराजू होता है और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। उसका एकमात्र कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारी न्यायपालिका सुनती है, देखती नहीं है कि कौन की कंडीशन कैसी है, कि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं या गोरा है या काला है। ऐसे किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है, कि वो सिर्फ तोलती है कि जिसके बातों में वजन होता है, सही होता है, उचित होता है, वो व्यक्ति जो वास्तव में ही निर्दोष होता है उसे रिहा किया जाता है, और जो वास्तव में ही दोषी होता है हमारी न्यायपालिका की दृष्टि में वह दंडित होता है और उसे दंड दिया जाता है। स्पष्ट क्यों मानी गई है? ये इसलिए मानी गई है कि इसकी नजरों में सभी व्यक्ति कैसे समान, कोई भी आधार पर भेदभाव नहीं, चाहे किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, लिंग का हो, गोरा हो या काला हो, गोना हो या लंबा हो, किसी भी आधार का हो, ऐसे व्यक्ति को किसी भी आधार पर हमारे देश में भेदभाव उसकी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। दूसरा, कि जब इसका निर्माण न्यायपालिका करती है तो हटाने की शक्ति विधायिका को दी जाती है, और जब विधायिका इसका निर्माण करती है तो हटाने की शक्ति किसको दी जाती है? कार्यपालिका को। इसलिए स्पष्ट ये यही होती है कि ना तो इस पर प्रधानमंत्री का, ना किसी जनता का, ना और किसी भी बाह्य शक्ति का किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। सिर्फ यह संवैधानिक दृष्टि से कानून पढ़ती है, समझती है, और उसी आधार पर यह अपना न्याय करती है, और किसी भी आधार पर यह भेदभाव नहीं करती है। इसी कारण हम इसे स्वतंत्र और स्पष्ट न्यायपालिका मानते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो